जल्दी रिकॉर्डिंग हो गई यार, लो तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया। देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन रिएक्शन I2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या हुआ, आयोडो बेंजीन बना, आयोडो बेंजीन के साथ क्या हुआ, HI बना। अब हमें दिक्कत ये है कि ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल, ये वाला हमने यहाँ पे एरो क्यों बनाया, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HI है, जब तक तुम इसके लिए क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालोगे कोई ना कोई, ठीक है, मतलब इसके लिए तुम्हें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है HI। तो जब तक तुम इसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे नहीं मिलाओगे, वो क्या करेगा, तब तक उसे नहीं हटाएगा, ठीक है। तुमसे कोई पूछे HI कैसा है, तो ध्यान रखना HI तुम्हारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन के थ्रू बन जाता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या होता है, रिएक्शन के थ्रू बन जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, तो इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग करते क्या, फर्दर रिएक्शन करा देते हैं। किससे हम लोग कराते हैं, बताओ किससे कराते हैं इसकी रिएक्शन हम लोग, बताओ भाई। हम लोग इसकी HNO3 प्लस HiO4 से रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा ये जो आयोडीन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। HI जो है उसमें से जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करके निकल जाता है एज अ गैस, वेपर फॉर्म में निकलता है, गैस क्या होता तो सॉलिड ही है। इतना हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ, अब इसके आगे क्या करो, इसके बाद हेडिंग डालो सैंडमेयर रिएक्शन, इसके बाद हेडिंग डालो सैंडमेयर रिएक्शन। याद दिलाओ बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है बेटा? डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं। किससे कराते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं किससे, सैंडमेयर रिएक्शन में? क्यूप्रक्स, मतलब कॉपर के हैलाइड और साथ में वो हेलोजन। बिल्कुल सही। देखो, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर तुम लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या एटोमाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइमरी तुम्हारे एरोमेटिक एमाइन होते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एरोमेटिक एमाइन, इनका हम क्या करते हैं, इनकी हम रिएक्शन कराते हैं किससे, HCl प्लस NaNO2 से। जैसे एनिलीन ले लो तुम यहाँ पे, ठीक है, तो जब इसकी एनिलीन की रिएक्शन तुम HCl और NaNO2 से कराओ तो क्या होगा, तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट का डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, सही है, हम गलत बोल रहे थे। हम लोग सैंडवेयर के अंदर क्या पढ़ते हैं, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। और उसमें होता क्या है, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्म, समझे। एक बार लिख के देख लो, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का मतलब क्या हो गया, NH2 लगा दो बेंजीन के ऊपर, ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन, ठीक है। जब तुम एनिलीन की रिएक्शन यार किससे करा दो, अगर तुमने एनिलीन की रिएक्शन HCl प्लस का NaNO2 से करा दी, तो क्या होगा, तो यहाँ पर N2 पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, और ये तुम्हारे ऊपर ऐसे जो है एरोमेटिक लगा रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब इसकी जब तुम अलग अलग रिएक्शन कराओगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे क्या, जैसे अगर हमने इसकी CH2Cl2 से करा ली, या फिर Cu2Cl2 से करा ली क्यूप्लस क्लोराइड से, अगर हम इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 से करा दें, या फिर अगर इसकी रिएक्शन Cu2Br2 से करा दें, या तो इसकी रिएक्शन Ki से करा दें, तो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर तुमने Cu2Cl2 से करा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। हेलोइरिन बनाने का यही तो मेथड प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर Cu2Br2 से करा दें, क्या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा सिलेक्टिविटी पे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही होती है। देखो, डाई का मतलब क्या होता है, दो, तो यहाँ पे दो है। एजो किसे बोलते हैं, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को केमिस्ट्री में हम लोग एजो के नाम से जानते हैं, एजा, एजो। जैसे जैसे सल्फर को किस नाम से जानते हैं, थाया, थायो,
जानते हैं ऐसे नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं, ठीक है। तो वही है। अरे भाई लिखने का कुछ जुगाड़ नहीं बन पा रहे यार। समझ में आया इतना? बताओ बेटा, इतना क्लियर है, आगे चलें? यस। चलो बस 1 मिनट देना, कुछ लिखने का जुगाड़ बना ले। हाँ ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करो, इसके बाद हट जा भाई, ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजो, एस को बोलते हैं थायो। जैसे N3 निगेटिव होता है, N3 निगेटिव, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस आयन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एजाइड। ठीक है, तो एजा वर्ड जहां पे भी आ जाए वहां पे बात किसकी होती है, नाइट्रोजन की, ध्यान रखना। ऐसे थाया वर्ड कहीं पे आ जाए या फिर थायो वर्ड आ जाए, उसका मतलब सल्फर। ठीक है, तो ये हो गई डायजोटाइजेशन रिएक्शन। और डायजोटाइजेशन के बाद ये जो तुमने रिएक्शन पढ़ी ये वाली, इसके बाद यहाँ से जो पढ़ रहा है ये तुम्हारी सैंडवेयर रिएक्शन है। ये तो डायजोटाइजेशन है, इसके बाद से ये वाली रिएक्शन क्या होगी, सैंडवेयर। या ना ही लिखो, समझ में तो आता ही है तुम्हें कि सैंडवेयर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डायजोटाइजेशन का ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये कौन सी हो गई रिएक्शन, इसके पहले क्या थी, ये थर्ड हो गई, इसके अंदर ही है फिलहाल, तो ये सब समझ लो ऐसे करके। इसका बाद हेडिंग डालो फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। देखो एल्कीन का मतलब क्या है कि हम एल्कीन का क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन करा देंगे। ठीक है, हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब HCl HBr इन सब चीजों रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड जैसे क्या क्या हो सकता है अपने पास, एक तो अपने पास HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF होगा, HF भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखो। वैसे तो तुम लोग बता चुके हैं, मुझे बताना जरा, अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, इसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड HF, HCl, HBr और HI। तो पहले इनका ऑर्डर बताओ क्या होगा, और फिर इनका ऑर्डर बताना क्या होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, किसका बॉन्ड बाद में टूटेगा, बताओ भाई। ए और बी में बॉन्ड किसका जल्दी ब्रेक होगा, किसका बॉन्ड बाद में ब्रेक होगा, बताओ। फ्लोरीन क्यों ज्यादा। सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, कैसा ऑर्डर मतलब बताया, Cl2 का सबसे ज्यादा, उससे कम F2, फिर Br2 और I2। Br2 का, अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा ही है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, F2। फिर F2 का होगा, फिर Br2 का होगा, फिर I2 का होगा, यही बता रहे हो बेटा। यस। और इसमें बताओ HF, HCl, HBr, HI में HF। HF सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, यही बता रहे हो, सही है। ये तुम लोगों को पता ही, हमें मालूम पता होगा तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूटता है बिकॉज फ्लोरीन एक छोटा आइटम है और उसके पास लोन पेयर होते हैं 3। ठीक है, तो इन लोन पेयर की वजह से इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि बॉन्ड जो है अपने आप ही टूट जाता है। बट द क्वेश्चन इज कि क्लोरीन क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर है, इनमें रिपल्सन क्यों नहीं होता, बताओ। सर साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा है, लोन पेयर तो है लेकिन ये बड़ा बड़ा आइटम है, तो लोन पेयर दूर दूर है तो इतना रिपल्सन नहीं होगा। बट फ्लोरीन छोटा आइटम है और लोन पेयर ज्यादा होता है, मतलब रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
चलो अब डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो है बेटा, इसमें लिखो फ्रॉम एल्कीन में पहला क्या लिखा हम लोगों ने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसके अंदर क्या है रिएक्शन देखो, अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कराने किससे, HCl, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कोई से भी कार्बन पे H, कोई से कार्बन पे Cl लगा दो। लेकिन अगर हम लोगों ने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस पे कराया तो सोचने वाली बात हो जाएगी। मतलब हमने क्या कराया, HBr का कराया तो ये टूटेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन कौन सा भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन, किसी पे भी Cl, तो हमने क्या करा, इस पे हाइड्रोजन लगा दिया और इस वाले पे क्या करा हमने, CH2 तो पहले से था, हाँ CH2 तो पहले से ही था, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे लगा दिया क्लोरीन, इससे लगा दिया हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है कि हाइड्रोजन इससे लगाएं कि इससे लगाएं, अलग अलग प्रोडक्ट आएगा ना। देखो अगर तुमने क्या करा, अगर तुमने ऐसा कुछ करा कि CH Br लगा दिया इससे और यहाँ पे लगा दिया बेटा CH, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि भैया CH3 देन CH2 देन CH2 और देन क्या लगा देंगे यहाँ पे Br लगा देंगे, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मेजर कौन सा, माइनर कौन सा, बताना। एक बन गया तुम्हारे पास मार्कोवनी का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्कोवनी का प्रोडक्ट, और ये कैसा होता है यार, ये मेजर होता है, ठीक है। और ये कैसा तुम्हारे पास एंटी होता है, ठीक है, होता है तुम्हारे पास माइनर, ठीक है। तो ये दो है तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक, दोनों पढ़ी रखा है। चलो अब हम तो क्वेश्चन दे रहे हैं, बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कहाँ पे होता है बताना, बताओ। मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा H प्लस है उसे आप कहाँ पे ऐड करोगे, देखो ऐड टू दैट कार्बन, ऐड टू दैट कार्बन, कार्बन which has more number of हाइड्रोजन एटम। तुम लोगों के हॉल टिकट आ गए, क्यों चंगू मंगू, 900। अभी नहीं आए, तो मतलब तुम लोगों का 27-28 से पहले पेपर पड़ेगा नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। तो 25 से आगे बोल रहे हैं, अब 25 से आगे बोल रहे हैं ऐसे, पेपर कब 25, शुरू होंगे? हाँ वही तो बता दो ना, तुम लोग 28-29 से पहले पड़ेगा ही नहीं, 28-29 मान के चलो, क्योंकि अभी हॉल टिकट नहीं है, 20 तारीख हो गई तो ऑब्वियस सी बात अब तो नहीं होना इधर। 25 से पहले तो होना ही नहीं है, और 25 के बाद भी मान के चलो 28-29-30 के बाद ही होगा, या हो सकता है उस डेट में हो जाए, ठीक है। अभी मतलब टाइम है, तो ये तो तुम्हें पता ही था, ठीक है। अब जरा प्रोडक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। क्या कह रहा है कि बेटा ये तुम्हें बेंजीन रिंग दी हुई है और ये तुम्हें सी दे रखा है, ये तुम्हें यहाँ पे एच दे रखा है। डबल बॉन्ड बेटा क्या है, सी, एक एच इससे जुड़ा हुआ है, एक H इससे, ठीक है। कह रहा है कि रिएक्शन करा दो इससे, बताना बेटा क्या बनेगा, ठीक है। मेजर बनाना प्रोडक्ट, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें हम, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है CH, ठीक है, HI का रिएक्शन कराएंगे, मतलब मेजर प्रोडक्ट। और देखो यहाँ पे हमने लिखवा दिया क्लियरली, हमसे मत कहना सर बताया नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हटता नहीं है यार, 1 घंटा लगाता पूरा। ये देखो हमने लिखा है H पॉजिटिव, क्या कह रहा है, ऐड टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वहां ऐड करोगे जहां पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, प्रोडक्ट बनाओ दोनों का। और हमें टाइम दो, पानी पी के आ रहे हैं, 1 सेकंड यार, तुम प्रोडक्ट बना दो।
पहली कह रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इन फर्स्ट रिएक्शन, और काव्य कह रहा है पहले में बनेगा 1 ब्रोमो फिनाइल एथेन और दूसरे में बनेगा 1 ब्रोमो मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो भैया देखो मिला लेते हैं आंसर। जब तुम इसमें बेटा रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें पहले पीछे लिखा हुआ है कि H पॉजिटिव का अटैक तुम्हें किस पे कराना है, जिस पे ऑलरेडी क्या हो हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम अटैक कराओगे तो क्या बनेगा कि ये तुम्हारे पास बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग वैसे की वैसे ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तुम्हारे पास क्या है H, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, इस पे 2 है, तो हाइड्रोजन अटैक का H+ का तुम अटैक कहाँ कराओगे जहां पे हाइड्रोजन एटम पहले से ज्यादा हो, मतलब क्या इस वाले पे, तो इसका मतलब इससे क्या जुड़ जाएगा Br जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा Br, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 या फिर ऐसे लिख लो CH2 और यहाँ पे ये है। इसमें तुम्हारा यही वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा था, तो ये वाला आपका कैसा बन जाएगा, मेजर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, दूसरे के देख लेते हैं यार बेटा। देखिए जरा इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 3 4 कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, जबकि इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, अगर तुमने H+ की रिएक्शन करा दी तो H+ इस पे आके जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा जुड़ेगा, कैसा, यहाँ पे 2H, एक H पहले से तो एक और H आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा आयोडीन आ जाएगा, और इस पे तुम्हारे पास CH3 भी लिखा रहेगा। अब देख लो भैया कैसे क्या नाम बताए गए। तो काबिल बताया पहले बताया कि 1 ब्रोमो 1 है, अच्छा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा क्या है, दूसरे में ब्रोमो कहाँ है, ब्रो गलती से टाइप हो, क्या कर बेटा, गलती से टाइप हो गया ब्रो। हाँ हाँ आयोडो 1 आयोडो मान लेते हैं, चलो से 1 आयोडो और 1 पे मिथाइल लगाए और साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही है यार, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होगी कि बेटा जैसे ही मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड की प्रेजेंस आएगी, ठीक है, तब तुम्हारा एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट जो होगा वही तुम्हारा स्टेबल माना जाएगा। तो यहाँ पे एक बात लिख लो चुपचाप से। सर फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्या कर बेटा, फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होगी। फर्स्ट वाले में रीअरेंजमेंट करके करा दिखाओ, मैं कहाँ पे करा Br कहाँ पे लगाने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, बताओ बेटा, Br कहाँ बेंजीन पे लगाना चाहिए। अगर तुमने कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट कराते तो यहाँ पे बनेगा, तो ये तो 1 डिग्री हो गया, यहाँ पे 2 डिग्री है, और अगर तुम इस पे ले आओगे तो बेटा एरोमेटिक कार्बोकेटायन बनेगा, और एरोमेटिक कार्बोकेटायन कैसे होता है, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए क्यों कराएंगे रीअरेंजमेंट, ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम। ओके सर। हाँ देखो भाई अभी ये कैसा है, 2 डिग्री है कि नहीं है, देखो एक मेथाइल इधर पूरा एक इधर, ये 2 डिग्री है, हम कह रहे हैं नहीं 2 डिग्री से भी ज्यादा, तो इधर तो ला ही नहीं सकते, तो 1 डिग्री बनेगा। अगर तुम इधर लेके गए भी तो यहाँ पे अगर तुमने कर भी दिया तो यहाँ पे 3 डिग्री बन तो जाएगा, लेकिन वो एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, और एरोमेटिक कार्बोकेटायन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो उन्हें हम नहीं बना सकते, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करो, एक बात लिखो चुपचाप से, देखो बट अगर तुम्हें ये सब दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट देखो इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, but in presence of peroxide only addition of HBr होगा, ठीक है। मतलब अगर peroxide, पहली बात तो peroxide अगर होगा कभी तो HBr के केस में होगा, और HBr के केस में जब तुम peroxide उठाओगे तो तुम्हारा सिर्फ 1 डिग्री प्रोडक्ट ही स्टेबल बनेगा, मतलब एंटी मार्कोनी वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हम लिख लो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनेगा, एंटी प्रोडक्ट समझे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये अपने पास क्या हो गया बेटा, एक सेकंड रुकना, ये चलो छोड़, कॉल आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड। अगर मान लो इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन हमने करा दी HBr से, और हमने क्या करा H2O2 ले लिया, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है पेरोक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, अपने पास एक तो हमारे पास बेंजीन रहेगी, ठीक है, देन उसके बाद CH2 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 Br, यानी कि 1 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट है वही तुम्हारा स्टेबल बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर HBr है तो HCl होता तब नहीं होता ऐसा कुछ भी,
ठीक है बेटा, कर लिया नोट इतना। चलो दूसरा देखो, दूसरा हेलोजन कैसे बना सकते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, इसे थोड़ा, ये तुम लोगों ने लिखा होगा यार नोट्स में अपने, ठीक है, इसे 100% ऐसे करके रखो। और दूसरी बात तुम वही लिखो जो तुमने पहली बार लिखी, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। देखो अगली यही देख लेते हैं, हेडिंग डालो एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन। और हेलोजन में भी बेटा कौन कौन से, Cl2 और Br, बस बाकी किसी की बात कर मत देना, क्योंकि फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन तुम्हें कितनी बार बताएं नहीं कर सकते, समझे। आयोडीनेशन में HI जो है वो नौटंकी मचाया पड़ा है, और फ्लोरीनेशन खुद ही बहुत खतरनाक आदमी है, तो उससे रहने दो, बच के रहो, ठीक है। तो भैया बहुत सीधी बात कि अगर तुमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करा दी Br2 की प्रेजेंस में, Br2 और सॉल्वेंट ले लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा CH2 Br, कैसा डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है, विसिनल डाइहैलाइड, समझे, नोट करो इतना। पढ़ रखा है तुमने ये सब, ठीक है। आज हम ये वाले नोट्स पूरे स्टार्टिंग से तुम्हें उस पर ग्रुप पे डाल देंगे, अगर अच्छे लगे या तुम्हें जरूरत हो तो यूज कर लेना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे पास जो नोट्स हो उनसे पढ़ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, कल भी जहां तक हमारी क्लास लगेगी तो ये पूरा चैप्टर ही तुम्हारा उड़ा देंगे, ठीक है, तुम्हारे एक चैप्टर हो जाए पूरे तैयार करा देंगे। चलो आगे आ जाओ, अब तुम क्या करो, हेडिंग डालो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलोजन एक्सचेंज। कितने टाइप के होते हैं हेलोजन एक्सचेंज, बताना जरा, बताओ बेटा, हेलोजन एक्सचेंज कितने टाइप की होती है। यार इन्वॉल्व हुआ करो, बोलते नहीं हो तुम लोग, या पता ही नहीं है। 2 टाइप की, कौन कौन सी, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन। बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर हम लोग हेलोजन एक्सचेंज की बात करें, हेलोजन एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें तो 2 टाइप की होंगी, ठीक है। एक तो हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन, बिल्कुल सही। सब लोग नहीं बोलते, कितनी गलत बात है। एक अपने पास मौजूद जाएगी स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक, और एक होती है फिंकलस्टीन, ठीक। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, बताना, पीछे पढ़ना पलटो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, यहाँ पे लिखा है सिर्फ Cl2Br2। तो अब हमें अगर F2 और I2 जोड़ना ही है जबरदस्ती, तो उनके लिए 2 रिएक्शन, एक फिंकलस्टीन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन किसके लिए होती है, आयोडीनेशन के लिए, यानी कि अगर आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल आपने पहले से कोई एक ऐसा कंपाउंड उठाया जिसके अंदर ऑलरेडी एक हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी एक हेलोजन प्रेजेंट है Cl, ठीक है, तो हम क्या करें, इसकी रिएक्शन हम करा दें किससे, Na से, ठीक है। या फिर मान लो हमने क्या करा, हमने उठा लिया CH3 CH2 एंड क्या उठा लें यहाँ पे Br, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, Na, ठीक है। और यहाँ पे ले लो एसीटोन को ले लें एज अ सॉल्वेंट, इधर भी एसीटोन और इधर भी एसीटोन, तो होगा क्या, तो ये इसे रिप्लेस कर देगा, बस इतना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और Cl की जगह पे I, NaCl अलग निकल जाएगा, ठीक है। NaCl तुम्हारा सॉलिड की फॉर्म में बैठ जाएगा नीचे रिएक्शन में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3 CH2I और यहाँ पे क्या निकल जाएगा NaBr, ये भी तुम्हारा ऐसे देख लो बेटा इतना। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी तुमसे पूछ दिया जाए कि अगर हम एसीटोन की बात करें तो इन एसीटोन में क्या है दिक्कत, कि जो तुम्हारा NaI है, NaI, ठीक है, वो तो सॉल्युबल है, NaI इज सॉल्युबल बट नॉट, कौन कौन नहीं है, NaCl नहीं है और NaBr नहीं है, और इसीलिए हमने इसमें ऐसे एरो नीचे के लिए बनाया है,
बात समझ में आई? मतलब जो एसीटोन है उसमें NaI तो तुम्हारा सॉल्युबल है, लेकिन तुम्हारा NaCl और NaI सॉल्युबल नहीं होता है, और सॉल्युबल होता तो उड़ नहीं जाता, ये मतलब घुल जाता, दिखता ही नहीं। लेकिन हमने इसी के लिए यहाँ पे प्रेसिपिटाइजेशन की फॉर्म में बनाया कि सॉलिड सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा NaCl भी और NaBr भी। ठीक है, ध्यान रखना, इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, कायदे से बहुत मारेंगे तार। चलो इतना करो, फिर यहाँ पे क्या करो ऐसे करके, ठीक है। अब अगर हमें करानी है क्या होती है फिनकलिस्टन रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज है तो एक्सचेंज तो हेलोजन से ही होगा, तो हमने मेथल ब्रोमाइड उठा लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, मेटेलिक फ्लोराइड से करा देंगे, मेटेलिक फ्लोराइड, ठीक है। जैसे कि बेटा AgF से करा दो तुम, ठीक है, Hg2F2 से करा दो, SbF3 से करा दो, किसी से भी इनमें से करा सकते हो। मेटल के जो ऑक्साइड, मेटल के जो फ्लोराइड होते हैं उनमें से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन शो करेगा, जिसे हम लोग शॉर्ट रिएक्शन बोलेंगे। बनेगा क्या इसमें, बनेगा बेटा इसमें CH3 के साथ जुड़ जाएगा F, और प्लस का अगर मान लो हमने Ag उठाया, AgF फॉर एग्जाम्पल हमने AgF उठा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा प्लस का, तो तुम्हारा AgBr जो है वो मॉलिक्यूल में निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसे क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है कि भैया इन वाटर वाटर AgF जो है, AgF इज सॉल्युबल, वो तो सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल, या राइटिंग में मत जाना अपना भैया, नोट करते रहो या फिर अलग से ले लेना, इज सॉल्युबल बट नॉट AgCl एंड AgBr। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वाटर लेते हैं, ध्यान रखना H2O, ठीक है, तो यहाँ पे H2O लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट एसीटोन लेते हैं, वैसे हम लोगों को शॉर्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट, जो अब देखो एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है कहीं भी कि हम लोग सॉल्वेंट H2O लेते हैं, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, यही बात मेरे पास एक्स्ट्रा में है, बाकी तुमने पढ़ी रखा है, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेटेलिक क्लोराइड लेते हैं, उसके साथ हम लोग H2O भी लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्वेंट H2O लेते हैं, और यहाँ पे AgBr पे एरो नीचे का मतलब क्या, एरो ऊपर होता है मतलब गैसेस फॉर्म, एरो नीचे मतलब क्या, प्रेसिपिटाइजेशन की फॉर्म। तो वही है कि प्रेसिपिटाइजेशन क्यों हुआ इसका, क्योंकि यहाँ पे वाटर ले रहे हैं सॉल्वेंट, और वाटर सॉल्वेंट में AgF तो सॉल्युबल है, लेकिन तुम्हारा AgCl और AgBr सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। बताओ इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के लिए चलो मौन धारण कर लो, मतलब ऐसे नहीं यार, मौन और नहीं, इतना बुरा पेपर थोड़ा ना हुआ है ना। 2 मिनट के लिए कहानी सुनाओ मुझे, अब एक ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बोलते बोलते थक गए हम आज, और अभी बहुत लंबी जर्नी है बेटा। ये लोग क्लास लगाते तो लगाते नहीं, और लगाएंगे तो एकदम से इतनी ज्यादा क्लासेस रख देंगे, 2.5 घंटे क्लास, 10 घंटे क्लास, पता नहीं क्या बना। यार एक सेकंड रुकना, मेरा चार्जर ले आया, ठीक है।
तुम लोग क्या बारिश वगैरह हो रही है? क्यों? यस सर। अरे मजे हैं भैया यहाँ पे आज, लेकिन यहाँ भी हुई है आज। तभी तुम ऑफिस नहीं गए? आज हम जैसे घर से निकलने के लिए पैर रखा बाहर, तो मेरी जो, इतना दिल्ली में पता क्या है, पानी भर जाता है रोड पे। हमारे यहाँ से अच्छा है, पानी तो नहीं भरता एटलीस्ट। फिर हम गए नहीं। फिर सारी क्लास मेरी 3:30 से कंटिन्यू चल रही है। और मेरे पता है कल रात, मतलब ऐसे स्पाइन में मेरी दिक्कत थी। कल रात से मेरे स्पाइनल पेन इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब ये वाला जो होता है पीछे, जब दीवार का धोख लगा के बैठे। आज मेरी क्लास पता कितने बजे से रखी है? 3:30 से 8:30। और अभी लास्ट क्लास चल रही है, बट फिर भी यार ज्यादा है ना। कंटिन्यू रखनी चाहिए, मतलब ब्रेक दे दो 5 मिनट बीच बीच में। अर्पणा कैसी तैयारी चल रही है? सर और लोग बताओ। रिया, साक्षी, पायल, मानसी, कोमल, कैसी पढ़ाई चल रही भैया? तुम लोगों के साथ क्या होता है, मतलब जब पेपर देने जाते हो या फिर उससे 1-2 दिन पहले, कैसा मतलब लगता है? डर लगता है या लाइक मतलब कैसा फील आता है? पेपर देते टाइम तुम लोग को कोई दिक्कत आती है कि पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा हो जाए टाइम ना बच रहा हो? क्वेश्चन तो आते हैं बट टाइम ना बच रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या तुम लोगों के साथ? यस। ऐसा होता है? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तुम लोग फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो बेटा? क्यों? फुल लेंथ टेस्ट दो प्रॉपर सिटिंग लगा के, जैसे लाइक 3 घंटे के लिए बैठ गए, पेपर पूरा उसी मेथड से करो। फुल लेंथ टेस्ट दिया करो घर पे बैठ के, कि जैसे मान लो अपना जो है टेबल चेयर पे बैठ गए और 3 घंटे का एक्चुअल पेपर है, तो एक्चुअल में तुम 3 घंटे पूरे दिन में एक पेपर दो खाली अपने आप से। जो तुम्हारे पास इन लोगों ने दे रखे हैं वो तो सही है, नहीं तो नेट वगैरह पे मिल जाते हैं। प्रीवियस पेपर उठा लो यार नीट के, उन्हें आराम से बैठ के 3 घंटे में सॉल्व करो पूरा। बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का पूरा बैठ के सॉल्व करो। बायो कह रहे हैं, मैथ का सॉरी, समझे? और देखो कि तुम 3 घंटे में कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग मत करना यार। निगेटिव मार्किंग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसे अपना करते रहो कि तुमने जैसे मान लो किया क्वेश्चन, जैसे मान लो तुमने 10 क्वेश्चन किए, अब 10 क्वेश्चन तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार इसका या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है? तो तुम्हें नहीं करने की जरूरत है। ये काम तुम तब करो जब तुम सारे क्वेश्चन कर लो, फिर तुम देखो कि हाँ यार इस वाले में हमने टिक लगा रखा था 10 वाले पे, इसमें हमें 2 लग रहा था। अगर तुम्हारे ऐसे मान लो निकल के आते 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्या है कि तुम्हें डाउट है ए होगा या बी होगा, तब तुम क्या कर सकते हो? उन 15 में से तुम ऐसे कोई 7 से 8 क्वेश्चन देखो जिनमें तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यार हाँ यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, बट ये भी लगता है बड़ी, हाँ ये इस पे 90% लग रहा है, तब तुम उनमें जो है तुक्का लगा लो, ठीक है? लेकिन 15 पे तुक्का मत लगाना, क्यों? 15 तुक्का का मतलब अगर इतने क्वेश्चन गलत हुए तो वो बड़ी दिक्कत दिखा देगा, समझे? वैसे ऐसा होता नहीं है, बट हम तो मतलब ट्रिक है वैसे तो, मतलब ट्रिक ऐसा कुछ प्रॉपर ट्रिक नहीं है, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव, चुपचाप से टिक लगाना वो सही होता है ज्यादातर। मतलब मेरा अभी तक एक्सपीरियंस ऐसे रहा है, सब में नहीं होता बट काम कर जाता है। चलो अब इसके बाद हेडिंग डालो। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितनी पढ़ सकते थे उतनी पढ़ ली, ठीक है? अब आप क्या करोगे, हेडिंग डालो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये ओ लिखा है, ठीक है? डी डी नहीं है। अब मेरी बात सुनो पहले बहुत ध्यान से, वैसे तुम्हें पता है फिर से सुनो। अगर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन हम बदल दें तो उससे कोई मतलब फर्क पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी में? बताओ। यस सर। है ना, पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, मान लो बेंजीन को ले लो, बहुत छोटा एग्जांपल लो, ठीक है? अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, मतलब क्या, अगर इसका डीलोकलाइजेशन करा दें, इसे इधर भेज दें, इसे इधर भेज दें, इसे इधर भेज दें,
तो बनेगी तो बेंजीन, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बट ये दोनों है क्या, ये दोनों की रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, बताओ यार। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? अरे देखो यार, हमने तुम लोग एग्जांपल एक बताया था, हमने कहा था, ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं बट फिर भी देख लो। हम ये तुम लोग याद है, हमने कहा जैसे पीटी है, इससे एक NH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक NH3 इधर जुड़ा हुआ है, एक Cl ऐसे जुड़ा हुआ है, एक Cl ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, NH3 ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बार तुम्हें एग्जाम्पल हमने बताया। इधर क्या बेटा, एक NH3 इधर ऐसे जुड़ा हुआ है, NH, एक Cl ऐसे है, एक Cl। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होता है बेटा, हमने बताया था तुम्हें, क्या सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन। ये क्या है, ट्रांसप्लेटिन है। दोनों का यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है ना, दोनों का फॉर्मूला क्या है, पीटी। NH3 कितने हैं, NH3 है 2, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी? यस सर। क्या है प्रॉपर्टीज? सर जो आपने कैंसर की मेडिसिन बताई थी। हाँ सही है, तो यही बस पूछना है, पता ही है, तुम लोग बता चुके हैं। इसे उठा लो, इसे उठा लो, तुम्हें पता है कि ये क्या है, कैंसर की दवाई होती है सिस्प्लेटिन, और ये कैंसर का कॉज होता है, मालूम है तुम्हें। ऐसे ही हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बेंजीन है, अब बेंजीन के हमने बॉन्ड को रिजोनेंस करा दिया, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड थे उनका हमने उनका डीलोकलाइजेशन करा दिया, तो क्या प्रॉपर्टी सेम रहेगी दोनों की, बताओ, या चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी? चेंज हो जाएगी। देखो चेंज नहीं होगी, मेरी बात सुनो। यहाँ पे तुमने क्या करा है यार, यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज इसलिए हुई क्योंकि तुमने ग्रुप बदल दिए पूरे के पूरे। यहाँ पे दोनों ग्रुप एक साइड थे, यहाँ पे तुमने दोनों ग्रुप क्या करे, अपोजिट साइड लगा दिए, समझे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रुप बदले हुए हैं। अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ है। एक तरीके से बेंजीन को जब तुम बनाओगे, ये तो चलते ही रहेगा ना। क्या होगा भैया, दो पाई बॉन्ड क्या करते हैं, कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं, मतलब क्या होगा, ये फिर से इधर अटैक करेगा, ये फिर से इधर जाएगा, फिर से इधर जाएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका मतलब ये तुम्हारी इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी, मतलब क्या होगा, गोला, हम लोग जो बेंजीन ऐसे बना के इसके बीच में ऐसे गोला बना देते हैं, इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड, क्या हम लोग रोटेशन दिखा रहे हैं, पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस घूमता रहता है, तो बेटा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे मान लो तुमने एक बना लिया क्लोरोबेंजीन, और एक तुमने बना लिया, जैसे ये क्या है, ये पैराक्लोरोबेंजीन है, और मान लो तुमने बना लिया ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, अगर तुमने कोई ग्रुप लगा दिया, हाँ अब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। अगर तुमने अब इनका डीलोकलाइजेशन कराया, फॉर एग्जांपल तुमने क्या करा, पहली बात तो खुद ही प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेंगे, बट मान लो कह रहे हैं दोनों क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और अगर दूसरा तुमने क्या करा, इनका तुमने रेजोनेंस करा दिया और इनका डीलोकलाइजेशन करा दिया, तो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुम्हें ये बातें माइंड में अपने रखनी पड़ेंगी कि कब कौन सा मॉलिक्यूल जो है अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं बता दो। देखो तो बेटा, जब हम लोग किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, यानी कि सनलाइट को, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को मतलब सनलाइट को लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसे पास कराते हैं किससे, निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म क्या होता है, क्यों भाई, 10th में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है रिफ्लेक्शन वाला, उसमें तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, पढ़ा है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म नहीं पढ़ा यार, एक ऐसा प्रिज्म होता है, उससे रिफ्लेक्शन कराते हैं, लाइट ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे निकल जाती है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हाँ वो जो प्रिज्म है एक उसी को उल्टा लगा निकोल, देते हैं। हाँ वो जो प्रिज्म है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का बना होता है, CaCO3 का बना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म करता क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब इसके अंदर 7 कलर की लाइट है, तो ये क्या करता है, इन 7 कलर की लाइट को एक ही प्लेन पे लाके पटक देता है। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, ये 7 कलर की जो लाइट है इन्हें एक ही प्लेन पे लाके ऐसे पटक देगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, PPL में। PPL का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट,
ठीक है। प्लेन का मतलब समझते हो? पीपी प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब जो लिखना है, जैसे हम तुम्हारी स्क्रीन पे लिख रहे हो, तुम कैसे बाहर निकाल सकते हो स्क्रीन से? नहीं, ये सिर्फ लिखना है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये पीपीएल हो गया। देखो मान लो एक चींटी है, एक चींटी, अगर वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे या पीछे जा पाए, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन। मान लो एक चींटी ऐसे करके, और ये क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में या तो आगे जा पा रही है या फिर पीछे आ रही है, ठीक है। अगर ये चींटी, इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। अगर ये चींटी स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे जाने के साथ साथ लेफ्ट राइट आ सकती है, लेफ्ट राइट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? टू डायमेंशनल, ठीक है। और 2D को ही प्लेन बोलते हैं, जिसमें एक्स और वाई होते। मान लो चींटी जो है ऊपर नीचे जा रही है, लेफ्ट राइट जा रही है, और स्क्रीन से बाहर आ जाए, तुम्हारी जो स्क्रीन उससे बाहर निकल के आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज द फोर्थ डायमेंशन? क्या होता है फोर्थ डायमेंशन? बताओ बेटा। फोर्थ डायमेंशन का मतलब होता है टाइम। टाइम को ही बोलते हैं हम लोग फोर्थ डायमेंशन। तभी हम लोग हर चीज को टाइम से रिलेट करते हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, समझे? तो जो तुम्हारे टाइम है वो होती है तुम्हारी फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन क्या होती है? क्यों भाई, साइंस के बच्चों बताओ, व्हाट इज फिफ्थ डायमेंशन? बताओ भैया, फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है? पता नहीं। क्या बोला? पतंग? पता नहीं तो नहीं बोला। देखो फिफ्थ डायमेंशन का मतलब क्या होता है। अब वैसे तो एक थ्योरी है, बट वही वाली बात है, कई सारी आज थ्योरी है जिन पे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 26th डायमेंशन है, 26 आयाम है, 26 डायमेंशन है स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्हीं में बताया गया है कि अगर आप अपनी जो अर्थ है उससे किसी पैरेलल यूनिवर्स की अर्थ में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाओ, तो इसे बोलेंगे फिफ्थ डायमेंशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के साथ साथ लेफ्ट राइट जा पाओ, इसे बोलेंगे सिक्स्थ डायमेंशन। लेफ्ट राइट में जाने के साथ साथ अगर हाफ हाइट अचीव कर पाओ, उसे बोलेंगे हम लोग सेवेंथ डायमेंशन, ठीक है। ऐसे करके 26 डायमेंशन बताई गई है स्ट्रिंग थ्योरी में। फिजिक्स पढ़ते हो? फिजिक्स में कहते हैं रुचि नहीं, तो डायमेंशन वगैरह नहीं पता। चलो खैर दो। तो भैया मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर तुम निकॉल प्रिज्म से पास आउट कराओगे तो ये क्या करेगा? उसे पीपीएल में कन्वर्ट कर देगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब एक ही प्लेन पे लाके पटक देगा। अब अगर तुमने कभी जिंदगी में लैब में गए होगे, तो तुम्हारे स्कूल में लैब में तुमने देखा पोलराइजिंग मीटर रखा होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ऐसे लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस डालते हैं, उसमें हम लोग पीपीएल डालते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने कुछ सब्सटेंसेस रखेंगे, ठीक है। मान लो हमने क्या करा, इसके सामने एक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या है? ये सब्सटेंस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पीपीएल को रोटेट नहीं करते हैं, जो पीपीएल को, पीपीएल, पीपीटी लिख दिया हमने, तो पीपीएल को रोटेट नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव, ठीक है। और जो रोटेट कर देते हैं उन्हें ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर रोटेशन होगा तो क्या होगा? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब या तो राइट में रोटेशन होगा, ठीक है, राइट में अगर हुआ तो इसे क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। और प्लस डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेशन या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। अगर लेफ्ट में हो तो क्या बोलेंगे? अगर लेफ्ट में हुआ तो क्या बोलते हैं? लीवो, ठीक है, और माइनस के साइन से लिखा, ठीक है। तो अगर उस सब्सटेंस ने पीपीएल को राइट में रोटेट करा तो क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस। और अगर उस पीपीएल ने उस सब्सटेंस ने क्या करा, पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करा, तो क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। जैसे तुम मार्केट में जाके डाबर ग्लूकॉन डी खरीदते हो, तो वो डी का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो, समझे? मतलब हम लोग जो ग्लूकोज को इंटेक करते हैं वो कैसा ग्लूकोज है? वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, ठीक है। हमने तो पहले बताया था कि हम लोग जो मार्केट में जाके खरीदते ना, भैया ग्लूकॉन डी दे दो, तो वो डी का मतलब ही क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, समझे? यही है। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में भी, हाँ बेटा बताओ, कुछ कह रहा हूँ। देखो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में भी एक चीज ध्यान रखना, ये तो तुम्हें हमने बात बता दी
कुछ इमेजेस भी देखी जाती हैं, जैसे मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमसे कहें अगर ए है, ठीक है, ए, अगर हम ए के सामने मिरर लगा दें फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ए कैसा दिखेगा, ए ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो मेरा हाथ देखो, इधर देखो, इसके हाथ है। अब इसके ऊपर दो तरीके हैं, हम क्या करें, इस हाथ के ऊपर इस हाथ को उठा के ऐसे रख दें, ऐसे ऐसे। तो क्या तुम्हें पीछे वाला हाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर एक इमेज दूसरे इमेज को प्रॉपर तरीके से ढक ले, सुपर इम्पोज कर दे, तो ऐसे कैसी इमेज बोलेंगे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की कैसी इमेज हो गई, ये एक दूसरे की हो गई यार सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ फॉर एग्जाम्पल, फिर मेरा हाथ देखो, अगर तुम्हारा हाथ ये है, हमने क्या करा, अब हाथ को उठा के ऐसे रखा फॉर लाइक दिस, तो तुम्हें पीछे वाला थंब दिख रहा है ना, तो इसने पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करा, तो उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये तुमने पढ़ी रखा होगा, है ना, और तो तुमने पूरा चैप्टर ही रखा है यार, लेकिन हम तो तुम्हें डिटेल से पढ़ाएंगे तो पढ़ा दी। अगर तुमने पी के सामने मिरर में लगाई फॉर एग्जाम्पल, देखो, अगर तुम पी उठाओ और पी के सामने तुम क्या करो, मिरर लगा दो ऐसे, पी तुम्हें कैसा दिखेगा, पी तुम्हें बेटा ऐसे उल्टा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। तो अगर तुमने इस वाले पी को उठा के इस वाले पीक पे रखा, तो भाई इसकी मुंडी इधर और इसकी मुंडी किधर, इधर, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या कहा जाएगा इसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर मिरर इमेज, ठीक है। जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं जनरली, वो कैसे होते हैं, वो अकायरल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती हैं जनरली, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल मॉलिक्यूल। फिर से सुनो, जो तुम्हारे पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे क्या बोलेंगे, अकायरल मॉलिक्यूल, और जो तुम्हारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है कैसे होती है, कायरल मॉलिक्यूल। और जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वही तुम्हारे कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बस ये बात डिपेंड करती है, अभी हम वो भी बताएंगे, बट जनरली होते यही है, ठीक है। अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी देखनी है तो इन्हीं में देखोगे, इनमें तो देखोगे। जो अकायरल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तुम्हारे ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव, ठीक है। जो यार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं या फिर कायरल कंपाउंड होते हैं, वही एक दूसरे के क्या होते हैं, इनएंसोमर होते हैं, यही एक दूसरे क्या होते हैं, इनएंसोमर। मेरे पैर झन्ना रहा है, रुको थोड़ी देर, पैर सीधे कर लिया। इतना समझ में आया, यस ठीक है। मेरे पैरों में होने लगा दर्द बैठे बैठे, थोड़ी देर रुको, भी करते हैं। तुम लोग क्या टेबल चेयर पे बैठे हो क्या, यस नो सर। सबके सब टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो। नो सर। अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ना चाहिए। हमने अभी तक, अभी भी जब भी पढ़ाई करता हूँ टेबल चेयर पे ही करते हैं, बट मेरी चेयर टूट गई यार, क्या बताएं तुम लोगों को, तो आज हम जमीन में बैठे हुए हैं। अभी रुक जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर रुको, इतने को समझो एक बार। अगर कायरल कार्बन एक है, मान लो कायरल कार्बन क्या होता है उसे देख लेते चलो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, देखो भाई, ये तो हो गई बात, इतनी समझ में आ गई। अब एक और चीज है, कायरल कार्बन को और देख लो। कायरल कार्बन क्या होता है तुम्हें पता, हमें पता है, तो फिर हम लोग पढ़ी क्यों, मुझे पता ही है ना। देखो, एक ऐसा कार्बन जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो, मतलब यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है, हमें मान लो OH लगा हुआ है, या फिर HOH ना लगाओ, मान लो क्या है, एक ऐसा कार्बन जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, A, इधर B है, इधर C है, इधर D है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल
कार्बन। और जब तक तुम्हारा कायरल कार्बन मॉलिक्यूल में एक है तब तक तो मॉलिक्यूल तुम्हारा 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हारे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एक है तब तक तुम्हारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल 100% ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास दो कायरल कार्बन आ जाते हैं तब मॉलिक्यूल तुम्हारा डिपेंड करेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। कैसे देखेंगे बताओ, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है कैसे चेक करेंगे, बताओ बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ। एग्जैक्ट, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री से देखेंगे। राइट, देखो इतना करो फिर करते हैं। हम्म, गलती मार्क बहुत ज्यादा देर बैठा नहीं आता यार। देखो एग्जांपल, मान लो तो बोले कि अपने पास मॉलिक्यूल क्या है, तो बताना ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर अपने पास मॉलिक्यूल ऐसा है कोई, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐसा लगा। ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, तुम बता ही दोगे तुरंत, है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा, CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये एक और बनाते हैं। अरे बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत तीरंदाज मत समझना, हमने आपको बता के यार ये बता दिया हमने, ठीक है, बहुत पीटेंगे। ये तो जो ना बता पाए उसे उसे मार पड़नी चाहिए बहुत ज्यादा वाली। अब तो यार पता है स्कूलों में मार ही नहीं पड़ती, हमारे यहाँ तो बहुत पीटे जाते थे मेरे टाइम पे। तुम लोगों की मार पड़ती, सही बताना, स्कूल में पड़ती है? 10th तक। 10th तक पड़ी मार? हाँ ये बात सही है, 12th को बच्चों कौन मारता, लेकिन हम लोग यहाँ तो मारा जाता था यार, पता नहीं क्या उन्हें मजा आता था। बता भाई, नहीं पड़ती? कोमल कह रही है सर, और बना के नो। सर एक टीचर मारते थे, मतलब हमें तो नहीं पड़ी पर ऐसे जो नहीं पढ़ते थे ज्यादा, 12th में भी। देखो क्या ये बताएं, हमारे यहाँ तो हम लोग जिसमें पढ़े हैं तो वहां तक 10th तक, तो उसमें जितनी भी टीचर थी वो लेडी थी, एक भी जेंट्स टीचर नहीं था। और लेडी भी मतलब ऐसी वैसी खतरनाक एकदम, मतलब अगर तुमने देख लो भाई, जैसे वो नहीं है एक यार सीरियल आता था साथिया साथीवाना, देखा है? तो कोकिला। साथिया में वो जो सास होती थी, क्या नाम था उसका, कोकिला था नाम उसका। Yes, sir. हाँ, तो वो आंखें देखो कैसे दिखाती थी ऐसे करके अपने, सब इतनी खतरनाक टीचर की भाग तुम्हें देख लो तो तुम्हें डर लगता। पता नहीं हमारे यहाँ तो क्या था कि जैसे ये जो इतना एरिया, ये लड़कियां यहाँ पे सीट जो पड़ी हुई थी वो लड़कियों की सीट थी, जैसे यहाँ पे सब लड़कियां बैठी ऐसे 3-3 2-2 की बेंचेस करके यहाँ पे लड़कियां बैठती थी। यार एक सेकंड रुकना, नेट मेरा खत्म हो रहा है, बस एक मिनट चार्ज कर लें, मैं रिचार्ज कर ले, चार्ज किया। अच्छा याद आ गया एकदम से बोलूँगा, तुम्हारी क्लास भी रुक जाती। अब हो जा भैया, चलो बोलो। ऐसे करके, और इधर बॉयज बैठते थे,
यहाँ पे जो है बॉयज। और पता नहीं क्या दिक्कत थी कि जो गर्ल्स बैठती थी वो दो दो की सीट पे बैठती थी, मतलब एक सीट पे दो गर्ल्स, लड़के बैठाते थे एक सीट पे तीन तीन लड़के। पता नहीं क्या ही खून लगते उन्हें, क्योंकि वो लेडीज स्कूल, मतलब पूरा लेडीज ही थे सब उसमें, मैनेजमेंट तक लेडीज था यार, एक जेंट्स नहीं था पूरे स्कूल में। जो गार्ड था बाहर का वो जरूर जेंट्स था, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, हम लोग इस वाली सीट पे बैठे थे, वो रोटेशन चलता है ना कि आज इस पे बैठेंगे कल उस पे बैठेंगे, तुम लोग यहाँ चलता है रोटेशन? हमारे यहाँ तो रोटेशन चलता था कि आज इस पे बैठे तो कल फिर इसके पीछे वाली पे, फिर ऐसे करके मतलब चलता रहता था ऐसे ही। तो क्या होता, मतलब आगे वाली पे ऑब्वियसली बात पता नहीं क्या चलता था। तो फिर क्या था, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हम 4 लोग थे उस दिन एक सीट पे, हम, अनुभव और एक पीयूष, एक वासुदेव, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत शैतानी देख रहे थे और फ्री पीरियड चल रहा था। तो जो प्रिंसिपल मैम थी उनका नाम था, पता नहीं क्या, शशि खरे नाम था उनका, शशि खरे नाम था उनका। तो वो क्या थी यार, वो उस पे आई राउंड पे, 8th क्लास के बाद बता, राउंड पे आई और उन्होंने एकदम से गेट से देखा तो सबसे ज्यादा शैतानी हम ही लोग कर रहे थे, कर और भी लोग रहे थे लेकिन हम लोग सामने पड़ गए। तो यहाँ से ऐसे करके इतना डिस्प्लेसमेंट तय करके यहाँ तक आई, ये वाले बच्चों को हटाया, ये हट गए, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंदर आके यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे शशि खरे खड़ी हुई है। पहले नंबर पे अनुभव था, दूसरे नंबर पे था हम, तीसरे पे था पीयूष और चौथे नंबर था वासुदेव। तो पहले उन्होंने 2 चनकट अनुभव के मारे, 2 मेरे मारे, चढ़ाचट हम लोग एक किनारे, मतलब वहीं पे खड़े रहे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी तो पहुंच पाई नहीं क्योंकि दीवार कोना था, तो एक पीयूष के मारा, दूसरा पीयूष के मारा। अब वासुदेव और दूर था, दूसरी बात वासुदेव लंबा बहुत था, तो वासुदेव के उन्होंने मारा, तो वासुदेव ने ऐसे कर दिया, ऐसे करके, बचाते नहीं अपने आप को, डिफेंड करते हैं, ऐसे कर दिया, ऐसे करके। जब ऐसे करा तो उन्होंने जब मारा तो उनके यार हाथ पे लग गई, क्योंकि ऐसा कर दिया वासुदेव ने अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में, उनके लग गई। भाई वो खिसिया आ गए, उन्होंने हम तीनों से कहा कि तुम लोग बाहर निकलो। हम तीनों बाहर निकले, उसे कहा तू बाहर आ, उसे निकाला बाहर, उसे यहाँ नहीं मारा, उसे ले गई यहाँ पे और यहाँ पे खड़े होकर जो वासुदेव को धुला है उन्होंने, भाई क्या ही बताया। वासुदेव शायद सेकंड या थर्ड पीरियड था, और उसे शाम वाले पीरियड तक रोते ही रहे, मतलब क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, जब वो मार रही मार खा लूं, उसमें क्या हो गया, हम लोग भी तो पिटे थे। लेकिन नहीं, उन्हें मतलब काबिल बनना था, डिफेंड करना था। चलो बताओ इसमें तो कौन सा बेटा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ए और बी में से? इसका आंसर तो दे दो। बी, बी। और बताओ, अर्पणा, आर्यन, हर्ष, हैरी? बी। कहा पे तुमने अपना आंसर कैसे बदल दिया यार? सर बदला नहीं, मैंने लिखा कि वो वाला है ऑप्टिकल। वो ए कहाँ है बे? अच्छा मतलब ये CS3 है, सॉरी 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 सॉरी, ये भी CS3 है। ठीक है, अब याद रखना। सर मैंने मतलब ऑप्टिकली एक्टिव लिखा, ए नहीं लिखा। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है, अच्छा ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव देखो भैया, सीधी सी बात, सबका आंसर सही है, क्योंकि देखो अगर तुम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, दिख ही गया होगा, एक ये वाला एक ये वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम यहाँ पे 2 कायरल मतलब वो डालोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, एक्टिव की इनएक्टिव? अरे क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे डाला, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, मतलब एक प्लेन से बाहर की तरफ है, एक प्लेन से अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बहुत सही बात है। अब वैसे तो क्वेश्चन है, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो हम स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, तुम खुद ही बताओ। कह रहा है टार्टरिक एसिड जो है वो बताओ, बताओ। कह रहा है टार्टरिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ये बताओ। एंड कह रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ, एंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताओ। टार्टरिक एसिड बताओ ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, और बताओ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ। इतना बता दो पहले जल्दी से। बताओ भाई, टार्टरिक एसिड तुम्हें बताना है। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे बेटा, स्ट्रक्चर जब तक देते रहेंगे तब तक कर लोगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टार्टरिक एसिड,
अगर तुम्हें टार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर नहीं पता तो नहीं कुछ कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। टार्टिक एसिड तुम्हें ये बताना है ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, और दूसरा तुम्हें क्या बताना है कि बताओ इसमें टोटल नंबर आइसोमर्स कितने हैं, जल्दी बताओ। तुम लोग गूगल से छाप रहे हो स्ट्रक्चर इसकी, क्यों, है ना। इधर देखो, टार्टिक एसिड की अगर बात करें तो COOH, COOH, और बेटा इधर भी क्या लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है COO। अगर हमने यहाँ पे H इधर OH लगा दिया, इधर H इधर OH, और हमने इधर H इधर OH, ठीक है, तो ये टार्टिक एसिड है। अब अगर तुमने इसके सामने मिरर लगाया, ठीक है, सर 4 होते हैं, क्या कह रहे हो बेटा, 4 आइसोमर्स होंगे। और 4 आइसोमर बता रहे हो, गलत है यार आंसर, 4 आइसोमर नहीं है। देखो, तो जब तुम इसकी भाई मिरर लगाओगे तो एक तो, क्योंकि ये ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे तुम, अच्छा बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं क्या। अगर तुमने ऐसे कट करा तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डाल सकते हो, ऐसे कट करो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब कैसा होगा, क्या बोल रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ सही है, ठीक है, तो इसका जो तुम मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसी बनेगी। तो बेटा यहाँ पे H इधर OH, इधर OH इधर H, तो एक तो D वाला बन गया, एक तुम्हारा बन गया L वाला, तो दो तो बेटा D और L बन गया, ठीक है, ध्यान रखना। पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों, और आइसोमर कितने हो गए, दो तो ये हो गए। अच्छा एक चीज और भी तो है, अगर हम COH और COOH ऐसे लिखें और हम क्या करें OH H OH इसे लिखें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, देख के बताइए जरा। यस है, अगर हम इसे ऐसे कट करें यहां से तो इसके अंदर POS प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाली फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और आइसोमर की अगर बात करें तो एक ये, दो ये और तीन ये, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो बेटा कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि इसका रोटेशन हो जाएगा, तो फिर यही बन जाएगा। तो कहने का मतलब अपने पास एक, दो और एक, ये तीन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये होगा आंसर इसका। एक क्वेश्चन और करना जरा, अब हाथ लगी गए हैं तो एक दो क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। बताओ मुझे, आसान आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत अलग नहीं है ये वाले, अभी कराएंगे, टफ वाले भी कराएंगे। इस मॉलिक्यूल के अंदर बताओ कायरल कार्बन कितने हैं, और बेटा इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर बताओ कायरल कार्बन कितने हैं, ए में और बी में। पहले में कायरल कार्बन एक भी नहीं है कह रहे हो, और दूसरे में बता रहे हो दो, बिल्कुल सही है, इसमें 0 इसमें 2, ठीक है। अब हमें बताओ, काव्य तुम बताओ बेटा, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, इन एंसोमर तो तुम्हें पता है, मीजो कंपाउंड बताओ क्या होते हैं। सर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नहीं, सुपर इम्पोजेबल नहीं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं तुम्हारे पेपर में पूछा भी गया है। किसी और बच्चों को पता है मीजो कंपाउंड, अगर बता तो एक बार मुझे बताओ, नहीं बता तो हम बता देंगे। सर किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में कि एक साइड को ज्यादा कार्बन हो और एक साइड को कम कार्बन हो। कौन बताता है तुम्हें ये सब बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीजो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल है,
जैसे कि ये लिखा हुआ है सामने टार्टरिक एसिड, इसकी एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है और इसकी दूसरी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सुनो, मान लो तुम्हारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है जिसकी एक फॉर्म कैसी ऑप्टिकली एक्टिव है, एक फॉर्म इसकी कैसी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसकी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाली फॉर्म होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग मीजो ग्रुप बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास मीजो टार्टरिक एसिड है। बस इतनी सी बात थी। और तुम सोचो, तुमने हेलोल्केन मेरे ख्याल में 3-4 बार पढ़ा होगा, पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। मीजो कंपाउंड का मतलब कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, एक फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमने जब इसकी ये वाली फॉर्म लिखी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, DNL बन रहा है। अगर मैं इस तरीके से लिखे तो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो जो इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी उसी को आप मीजो फॉर्म बोलोगे, समझे? क्लियर है इतना? इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, कर नहीं पाऊंगा, बता रहे हैं। ये सही है। देखो इसमें तो एक भी कायरल कार्बन नहीं है, इसमें देख लो, एक ये वाला कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल कार्बन है, चारों डिफरेंट ग्रुप में देख लो एक बार। कैसे भैया? देखो एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरा जुड़ा हुआ है H, तीसरा जुड़ा हुआ है CH2 और चौथा जुड़ा हुआ है CH। तो CH अलग ग्रुप है, CH2 अलग ग्रुप है, और H अलग है और CH3 अलग ग्रुप है। तो चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो बिल्कुल सही है। एक ये वाला कायरल हो गया और एक ये वाला कायरल हो गया। ठीक है, एक ये कायरल, एक ये कायरल। यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और लिख लो कहीं पे, कहीं पे लिखो, लिखो जब किसी मॉलिक्यूल की एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो और दूसरी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी उसी को हम लोग मीजो फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, और ये वाला एग्जांपल छाप दो वहीं पे, बोल दें क्या फिर से? अगर किसी कंपाउंड की एक फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है और दूसरी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाली फॉर्म होगी उसी को मीजो कंपाउंड कहेंगे। ठीक है इतना? यस सर। नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है? अच्छा, इसके आगे का देखते हैं, चलो। ऑप्टिकल एक्टिव वाला हो गया तरफ ना, हाँ। तो ये तो बता ही दिया, ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये सब भी हो गया अपने पास, है ना? ये भी हो गया, एनहांसोमर भी पता ही है तुम्हें, डायस्ट्रीमर पता ही है। अच्छा एक बार बताओ, अगर जैसे इसकी तुम मिरर इमेज बनाओ इस वाले कंपाउंड की, देखो एक चीज, एनहांसोमर तुमने तुम्हें बता ही दिया है ना। अगर हम लोग इस वाले कंपाउंड की मिरर इमेज बनाए फॉर एग्जांपल, तो ऐसी बनेगी यार, ऐसे समझ लो, अभी पीछे बनाया था उसे देख लो। एक बार बताओ, पीछे हमने ए बनाया था, इधर देखो कहाँ गया ये ए, तो ए की मिरर इमेज बना रहे तो ए ही दिख रहा है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेज बिल्कुल वैसी हो जैसे दिख रहा है एक्चुअल में वो है, उन्हें बोलते हैं डायस्टेरियोमर। जैसे यहाँ पे इसे एनहांसोमर लिख रखा है, इसे को यहाँ पे एक आयरल क्या होंगे, एक आयरल होंगे डायस्टेरियोमर। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, एनहांसोमर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, एक ही बात है। ऐसे ही सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अ कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर डायस्टेरियोमर। ठीक है, ये भी एक बात हो गई। फिर यार आता है रैस्मिक मिक्सचर। रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है? रैस्मिक मिक्सचर बता दो क्या होता है? डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर। डेक्स्ट्रो और लीवो तो सही है, बट कैसे? इक्वल फॉर्म में अगर है, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर किसी मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है, वो इक्वल फॉर्म में, तो हम लोग रैस्मिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड है, इन्हें ध्यान रखा करो। रैस्मिक मिक्सचर की अगर बात करें, ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लो डेफिनेशन, लिखो अ मिक्सचर containing two enantiomer, ध्यान रखना डायस्टियोमर कभी इसमें रैस्मिक मिक्सचर में नहीं है, इनैंसोमर। ठीक है, इन इन इक्वल
अमाउंट या प्रोपोर्शन, कुछ भी लिख लेना, इन इक्वल अमाउंट या प्रोपोर्शन, ठीक है, या प्रोपोर्शन ही लिख लेना। ठीक है, इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, ये है रेशमिक मिक्सचर, तुम्हें पता ही है। कुछ मॉलिक्यूल दे रहे हैं, बताओ कौन सा कायरल है कौन सा कायरल है। ठीक है, पीछे करा चुके हैं, थोड़े से और देख लो। मेरे एक सर थे केमिस्ट्री, उसे चिराल बोलते थे कायरल को, चिराल कंपाउंड एंड अकायरल मॉलिक्यूल, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है, एक तो भैया कल ही या चेयर का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर घर से क्लास लेनी पड़ी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे लगा हुआ है बी आर, ठीक है, इधर लगा हुआ बेटा ओ एच, इधर लगा हुआ बेटा एच, इधर लगा हुआ बेटा सी एस। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे लगा हुआ है एच, इधर लगा हुआ बेटा बी आर, इधर लगा हुआ है बी आर, इधर लगा हुआ है सी। इससे हलवा जिंदगी में कुछ दे नहीं पाएंगे, जल्दी बताओ। जब आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो और आपने पढ़ा रखा हो, फिर एकदम से आपको ऐसी चीज दिखे ये क्या देखिए, तो अपने आप में एकदम से वो आ जाती है ना काबिलियत, अरे भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा आसान है, अभी बता रहा तुम रुकते रहो, और काबिल बन रहे हो तुम लोग। बताओ बेटा, जल्दी से बता दो, ये ए है और ये है बी, मतलब ये बी है, तो ये वाला हो गया सी, ये कौन सी बड़ी बात है ना। दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। हेमंत का आंसर आ गया, काव्य का आंसर आ गया। भैया देखो, पहली बात है कि सब लोग आंसर क्यों नहीं देते यार, इसमें भी क्या बहुत बड़ी बात हमने कुछ बता दी। ये वाला कारण कायरल है क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये ए वाला कैसा हो गया कायरल। बेटा इसमें दो सेम ग्रुप हैं, ये कायरल मॉलिक्यूल है, कौन सा हो गया ये कायरल मॉलिक्यूल। इसमें देख लो ये कायरल कार्बन है बेटा। अच्छा, जो कायरल कार्बन होता है उसे स्टार से डिनोट करते हैं। हर्ष का भी आंसर है बिल्कुल सही, बिल्कुल। भैया बी वाला नहीं होगा यार हर्ष, सी वाला होगा बेटा। ए सी तो सही है तुम्हारा, सी वाला होगा। सी और लगा। जो कायरल कार्बन है उसे स्टार से दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास कायरल कार्बन, ये तुम्हारे पास कैसा अकायरल है। ठीक है, ये भी कैसा है अकायरल, ये कैसा है कायरल, कायरल। ठीक है, चलो इतना करो। अब इसके बाद रिटेंशन और इन्वर्जन और देख लेते हैं। ठीक है, यार मेरे पैर सुनना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम दो यार, हम थोड़ा आज दिखाएं तुम लोग को। ये देखो ऐसा करते हैं, ये देखो कैसे हमने वो रख रखा है, देखो बुक्स रखी है, बुक्स के ऊपर हमने जो है अपना पेन टैब रख रखा है, टाइम दिया। कितना करो ना जल्दी से, इतना कर लो जल्दी से बेटा। ठीक है, इतना करने के बाद ये तो तुम्हें पता ही था, अब तुम क्या करो, रिटेंशन और इन्वर्जन और देख लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास ये कोई मौलिक कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ है C2H, ठीक, और इससे क्या बेटा X जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बेटा H जुड़ा हुआ है। ठीक,
और यहाँ पे ऐसे करके इसकी 2 रिएक्शन है। मान लो हमने क्या कराया, फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शन में करा दी y से, इसकी रिएक्शन में करा दी y से, या फिर y ना लगाओ, क्या बोलना है, y ही लगा दो, और क्या, ये y है, ये भी y। तो अगर ऐसा हुआ कि जिधर x लगा है y उसके अपोजिट गया, दैट मीन C2H5 ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है, और कार्बन जहां का तहां ही रहा, ठीक है, मतलब कार्बन जो है वो अपनी जगह पे ही रहा, और उससे x जो यहाँ पे है वहां पे क्या आ गया, h आ गया, मतलब ये बिलो द प्लेन वाला h इधर आ गया, CH3 above the plane। स्टीरियो केमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका अपोजिशन हो जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में x लगा था x, y उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर y इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया, लाइक y लग गया यहाँ पे, एक तो ये केस बनेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा कि ये C2H5 तुम्हारा ऊपर का ऊपर ही रहेगा, C2H5, ठीक है। जिधर तुम्हारा x लगा है एक्चुअल में y आके वहीं पे लग गया, ठीक है, और h जहां लगा हुआ है h वहीं रहा, और CH3 जहां पे लगा हुआ है CH3 वहीं पे लगा, ठीक है, मतलब h जहां वहीं है, CH3 जहां पे वहीं है, और जहां पे x था उसके यहाँ पे y है। तो दोनों अलग अलग फॉर्म है। पहली वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, बताओ क्यों? पहली वाली फॉर्म को क्या बोलेंगे, अगर इसे हम a बोलते हैं, इसे b बोलते हैं, अगर ये b है और ये a है, तो a कैसा है, इन्वर्जन है कि रिटेंशन है? इन्वर्जन। पीट देंगे, हम बता रहे हैं यार, y ने अपनी पोजीशन रिटेन करके रखी है ना। इधर देखो, y ने क्या कर रखा है, x की पोजीशन को रिटेन किया है ना, जहां पे x था वहीं पे अपने आप लगा है, इसे रिटेंशन बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर कहते हैं ये रिटेंशन है, रिटेंशन। और आपने ए दूसरी तरफ लिखा, क्या करो बेटा, आपने ए दूसरी तरफ लिखा, मेरे को लगा वो वाला है। अच्छा नहीं, ए हमने इधर लिखा, जनरली वैसे लिखते हैं ना। हाँ ठीक है। और अगर जिधर x है y उसके अपोजिट में है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, और इसे बोलते हैं रिटेंशन। नाम से क्या समझा, रिटेंशन मतलब रिटेन करना, मतलब जहां पे x लगा था वहीं पे y लगा दिया, तो तुम्हारा क्या हो गया, रिटेंशन हो गया, और उसके अपोजिट में लगा दिया तो क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्लियर है इतना? थ्योरी और नहीं लिखवा पाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। चलो इतना करने के बाद क्या करते हैं, अब इनकी थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे भैया हट जाओ, टास्क बार आ जाएगा, बहुत देर तक रहेगा। अब हेडिंग डाल दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली हेडिंग वही वाली बात, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग कितनी देर की सिटिंग लगाते हो, कितनी देर, मतलब जब पढ़ने बैठते हो तो कंटिन्यू कितनी देर तक पढ़ते हो, बताओ। देखो अगर सिटिंग लगाया करो, ठीक है, जैसे सिटिंग का मतलब जब पढ़ने बैठे हो, ठीक है, पहली बात तो टेबल चेयर पे बैठा करो। दूसरी बात, अगर आप 2 से 2.5 घंटे से पहले उठ गए तो तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग हम जब किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज को 40 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ते, 40 मिनट तक, तो हमारा ब्रेन जो है उस चीज को सीख करना स्टार्ट करता है। अब हमने करा क्या, हमने 1 घंटे पढ़ा टोटल, तो 40 मिनट तक तो सब ऐसे ही रहा, यानी कि जो लास्ट के 20 मिनट थे उसमें दिमाग ने जितना पकड़ पाया पकड़ लिया और तुरंत उठ गए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी बैठा करो तो कोशिश करा करो 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यू बैठो, ठीक है। 3 घंटे से कम की पढ़ाई मत करा करो एक बार में। 3 घंटे सुबह पढ़ लिए, 3 घंटे शाम में पढ़ लिए, ऐसा कर लो, या 2.5 घंटे पढ़ लिए, 2.5 घंटे शाम पढ़ लिए, लेकिन 1 घंटा मत पढ़ा करो, उससे फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब क्या करते हैं, कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम फिजिक्स के डेरिवेशन कर रहे हो, तो जब तुम नया कोई चैप्टर लेके बैठोगे, एकदम नया चैप्टर है, तो तुमसे स्टार्टिंग में क्या होगा, डेरिवेशन धीमे धीमे लर्न होंगे, मतलब टाइम लगेगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, बहुत तेजी में तुम्हें जल्दी जल्दी होने लगेंगे। वो यही होता है, समझे? पता नहीं तुम लोगों से होता भी है कि नहीं होता, मेरे साथ तो होता है। चलो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बेटा ध्यान रखना, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर वेट पे।
मॉलिक्यूलर वेट पे। वेट जितना बड़ा मॉलिक्यूल उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, छोटे मॉलिक्यूल को छोटा, बड़े मॉलिक्यूल बड़ा, मतलब वही वाली बात है। पीसी शक्कर ग्लास में घोलो और क्रिस्टल वाली शक्कर ग्लास में घोलो, पहले कौन सी घुल जाएगी? पीसी शक्कर। तो वही है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो बताओ भैया, अगर हम कहें HF HCl, करा चुके हैं वैसे तुम्हें क्वेश्चन, काबिल ना बनना अगर बता भी देना। HI, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ क्या होगा। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका वेट ज्यादा, जो साइज में बड़ा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। बताओ क्या होगा बेटा? HI HF का, I HI का। हेमंत का आंसर आ गया DCBA। DCBA, क्या यही आंसर है सबका? नो सर, क्या आंसर है आपका? ABC। तेज बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहा? ABCD। ए का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, ये कह रहा हो? यस। कौन सा नशे करके आए हो? ये क्या तरीका हुआ मतलब? और कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेगा? अर्पणा, आर्यन, मानसी, यार कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, अपनी बेइज्जती फील होने लगती है। भैया सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हें किसने पढ़ाया था? आपने। नाम लो टीचर का। हमने पढ़ाया था ना। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जब लोग राउट्स लॉ पढ़ रहे थे, राउट्स लॉ के बाद उन्होंने मतलब वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, वेपर प्रेशर के बाद उन लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, सेम यही क्वेश्चन करा था, समझे? और उस क्वेश्चन में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। पहली बात तो ये वाला आंसर जिसने दिया है, मेरे तरफ से 2 झापड़ मान लो अपने बहुत तेजी से। ठीक है यार, एक बात बताओ, कह रहा है ए का सबसे ज्यादा होगा, पता नहीं क्यों कह रहा है, हालांकि मान लेंगे, लेकिन उसका बी का होगा, फिर कह रहा सी का होगा, फिर मतलब बी मतलब HI का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। हम अभी तुमसे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर तुम बेटा इनकी स्ट्रक्चर बनाओ जरा एक सेकंड, अगर तुम HF की स्ट्रक्चर बनाओगे तो H का साइन तो सेम ही रहेगा, F मान लो ये है, फिर HCl की बात करें तो Cl थोड़ा बड़ा है, अगर HBr की बात सर करें बट Br और आइसोमर्स में तो सर बट आइसोमर्स क्या कर बेटा? सर बट आइसोमर्स में तो सेम ही रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर। आइसोमर की यहाँ बात हो रही है, अभी हम तो चैप्टर में एंटर नहीं कहा, हम तो तुम्हें नॉर्मल ऐसी बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होना तो ये चाहिए था। तो बेटा ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, इसे तो हटा। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा होना किसका चाहिए था? HI का, फिर होना चाहिए था किसका? HBr का, फिर होना चाहिए था HCl का, फिर होना चाहिए था HF का। लेकिन द पॉइंट इज कि होता क्या है यार, कि जो तुम्हारा HF का मॉलिक्यूल है, हमने तुम्हें एक ट्रिक लिखवाई थी अगर तुम्हें याद हो फोन करके, हमने कहा था अगर हाइड्रोजन कभी भी इन तीनों एलिमेंट में से किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो जो HF होता है, HF ये क्या करता है, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, ऐसे ही क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता रहता है। तो जो HF का मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल HF हो गया। अब तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका हो जाएगा? HF का ही रहेगा। उसके अब HF के बाद इन तीनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, इन तीनों में वही वाला ऑर्डर लगेगा कि HI क्या है सबसे बड़ा इसके बाद। अब इन तीनों में सबसे बड़ा HI है, उसके बाद क्या आ जाएगा? HI आ जाएगा, फिर आ जाएगा HBr, और सबसे कम किसका हो जाएगा? HCl का, HBr, फिर आ जाएगा HCl का। आज सोल्यूशन वाला नोट्स उठाना, उसमें देखना वेपर प्रेशर जहां पे पढ़ाया उसका अगले क्वेश्चन जरा कराया हमने तुम लोगों को, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। समझ में आया? क्यों हैरी काव्य बताओ बेटा, समझ में आया? यस। यस ओके हर्ष, तो ध्यान रखना, गड़बड़ कर दोगे सब। देखो जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, तो सबसे बड़ा HI का मॉलिक्यूल सबसे बड़ा किसका? HI का है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि HF के साथ क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो उस वजह से HF का मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली सबसे बड़ा हो जाता है, इस वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होता है। समझे कि नहीं समझे? बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता तुम गलत कराते जाके, यही तो कहना चाह रहे हो। देखो
अगर फॉर एग्जाम्पल क्या बताएं तुम्हें, जैसे मान लो अब इसमें हटा के ऐसे ले लें फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करें, आर आई ले लें, आर बी आर ले लें, आर सी एल ले लें, आर एफ ले लें। अब बताओ बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बताओ बेटा। बताओ भैया आंसर दो। आर आई का, क्योंकि यहाँ थोड़े ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो यहाँ हाइड्रोजन ही कहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो अब यहाँ पे यही वाला ऑर्डर रहेगा, क्योंकि आर तो सब में सेम है। तो ये आर है मान लो, इसके संग आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो आयोडीन क्या बड़ा मॉलिक्यूल है। फिर ये आर हो गया, आर के साथ बी आर थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है। फिर आर हो गया, आर तो सेम ही रहेगा, सीएल थोड़ा और छोटा मॉलिक्यूल है। फिर आर आ गया, और फ्लोरीन तो बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा ये, तो मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा, मॉलिकुलर साइज जितना ज्यादा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट है। चलो ये तो तुम्हें पता था। अच्छा दूसरी बात, अगर तुमसे कहें कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास यहाँ पे एक बी लगा हुआ है, एक बी बेटा यहाँ पे लगा हुआ है, और अपने पास क्या है, एक बी जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो मुझे तुम बताओ कि मॉलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। अच्छा मॉलिकुलर मास देख लेना भाई, यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 4, यहाँ कार्बन कितने 1 2 3 4, यहाँ देख लो कितने 1 2 3 4, बताओ किसका होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ए बी सी, बताओ। ए का इतनी देर लग जाती है, ए फिर बी फिर बी, क्योंकि देखो जो लीनियर चेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना। इधर देखो मतलब ये ऐसे है, तो इन्हें तुम बॉईल करोगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म में देखो ऐसे करके यहाँ थोड़ा सा एक ही जगह पे कलेक्ट है, और ये तो बेटा एक ही पूरा एक ही ऐसे है, तो वो एक ही जगह पे सारे कलेक्ट हो गए ना। तो जब एक ही जगह पे कलेक्ट हो गए तो आसानी से आप उन्हें बॉईल कर पाओगे, दूर दूर है मॉलिक्यूल कैसे बॉईल कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सा हाँ, ये तो बात होगी इसकी बॉइलिंग पॉइंट की होगी ना, ठीक है। और ये इसमें चाहो तो लिख भी लेना कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग से, मतलब ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ये बात चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा बताइए जरा, जैसे मान लो हमने क्या करा, एक ये मॉलिक्यूल उठा लिया, ठीक है, ये Cl ये Cl, दूसरा हमने क्या करा, दूसरा हमने उठा लिया ये वाला, ये Cl हो गया, और एक और बना लिया हमने, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा बताना जरा, Cl लगा हुआ है ए बी सी में से, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो ए बी सी में से। और ये एग्जाम, ये क्वेश्चन पता कहाँ पूछा गया है, अभी जो सीबीएसई का 2019 का एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन, बताओ बेटा। जल्दी बताओ, एबीसी में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ए फिर सी फिर बी, किसने बताया, हेमंत, ए सी बी, तो यार ए का सबसे ज्यादा होगा नो डाउट, बट
बी और सी का सेम ही होगा, बी और सी में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बी और सी का अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। समझे? ए का क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक क्लोरीन ऊपर से खींच रहा है, एक क्लोरीन नीचे से खींच रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट कैसा हो गया बताओ, म्यू उसका हो गया 0। समझे? इस वजह से इस वाले मॉलिक्यूल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन है। समझे? तो तुम इसे जल्दी से मेल्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं यहीं पे सॉल्युबिलिटी की, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और चैप्टर खत्म। सॉल्युबिलिटी बताओ बेटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या तो बताएगा कोई? क्यों, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है बता सकते हो? जल्दी बताओ भैया। सॉल्युबिलिटी का मतलब यार ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, एक ग्लास पानी है, ठीक है, कितना है पानी, एक ग्लास, 100 ml ऑफ वाटर। हाँ एरी क्या कह रहा हो? सर एक डाउट था बताओ बेटा। सर, अगर स्ट्रेन ज्यादा होगा तो फिर तो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। स्ट्रेन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, स्ट्रेन कैसा कैसा स्ट्रेन कह रहे हो? स्ट्रेन का मतलब देखो ऐसा है, जैसे अगर एक H है एक Cl है, अगर इनके बीच में स्ट्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के दोनों कहाँ पे है, ऐसे ही है, क्लोरीन की तरफ है। तो ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा क्योंकि बॉन्ड में स्ट्रेन ज्यादा है, बट ये तो पूरे बेंजीन पे है ना, मतलब इस वाले कार्बन पे सिर्फ है, सिर्फ इस वाले कार्बन पे तो स्ट्रेन है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसने क्या कहा, इससे इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगे, सेम इस पे जब कमी हुई तो इससे मांगे, तो बात तो बराबर ही हो गई, ये इधर हो गया ये इधर हो गया, ये इधर, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट तो 0 ही हो गया। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसका ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा बस। अगर सिंगल मॉलिक्यूल होता, जैसे RCl होता फॉर एग्जांपल, RI होता या फिर RF होता, तब तो हम ये बात समझ सकते थे, लेकिन ये पूरे मॉलिक्यूल के साथ है, बेंजीन के साथ है ना, उसकी पोजीशन अलग अलग। देखो सॉल्युबिलिटी अगर बात करें, जैसे 100 ml वाटर है, 100 ml क्या है तुम्हारे पास, H2O पानी, जल देता। तो तुम मुझे बताओ, तुम 100 ml ऑफ वाटर में कितना नमक मिला सकते हो? नमक मतलब NaCl। क्या कितना भी नमक, क्या तुम 100 ml वाटर में पूरा पैकेट घोल दो नमक का? नहीं घोल सकते। तो 100 ml ऑफ वाटर में हम सिर्फ 37 ग्राम ऑफ नमक को ही बेटा मिला सकते हैं, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा। अगर तुमने इसमें एक एक्स्ट्रा ग्राम NaCl का डाला तो वो बेटा डिजॉल्व नहीं होगा, और इस एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ NaCl की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 1 ग्राम ऑफ NaCl की, एक्स्ट्रा 1 ग्राम 1 ग्राम एक्स्ट्रा NaCl, अगर तुमने यहाँ पे 1 ग्राम एक्स्ट्रा NaCl डाला तो वो 1 ग्राम क्या होगा, पानी में तैरेगा और पानी को होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरफ कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, मतलब पर लीटर या फिर पर ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हेलो एल्केन जो है वो वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब बस ये सब हो गया, उसको हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज निकल गई, हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया बताओ जरा केमिकल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं? देखो, एक तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरे हम लोग कौन से पढ़ेंगे, दूसरे पढ़ेंगे इलिमिनेशन। तीसरे हम लोग कौन से पढ़ेंगे, तीसरे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक के अंदर बेटा कितने टाइप के न्यूक्लियोफिलिक है? एक SN1 है हमारे पास, एक है SN2।
SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 का मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? बताओ भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक के अंदर दो होंगे, एलिमिनेशन के अंदर भी दो ही रिएक्शन होते हैं, ध्यान रखना, एक होती है और एक होती है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है यार थोड़ा सा लेंदी है और हम नहीं चाहते हम स्टार्ट करें क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है, तो लोग भी थक गए होंगे या पता नहीं तुम शायद ना भी थक गए, हम थक गए। तो पहली हेडिंग जो अपनी रहेगी वो रहेगी, फर्स्ट हेडिंग कौन सी रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहली हेडिंग डाल दो और कल शायद हम लोग की फिर से क्लास लगेगी। कल हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अभी तक तुमने जो पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें कॉन्सेप्ट थे बट इतने नहीं थे, लाइक तुम्हें ऑलमोस्ट चीजें पता थी, है ना। लेकिन जो तुम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे उसमें इसके बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? क्यों भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लगेगा। मुझे समझ में नहीं आया, क्या करें, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या फिर न्यूक्लियस लवर, बिल्कुल सही, अगर यही बोला तो बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इसे हम लोग कल करेंगे यार, ठीक है, यहाँ तक कर लो। और ये तुम्हें नोट्स भी आज डाले दे रहे ग्रुप पे, उस पे तुम्हारे जो भी है। ठीक है, इसके बाद करेंगे कल भी अपनी क्लास रखी जाएगी, तो इसमें हम लोग इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टी जो है निपटा लेंगे। ठीक है, और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही तुम लोग? क्यों भाई, अच्छी इस बार चल। बेटा मैथ में गलती मत करना। मैथ में पिछली बार तुम लोगों ने गलतियां करी, क्वेश्चन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ज्यादा करना, मतलब अटेम्प्ट मतलब निगेटिव मत कर लेना, लेकिन ये है ट्राई करना कि हाँ भाई हमारे जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए इस बार मैथ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पे ध्यान दो। लेकिन पिछली बार तुम्हारे मैथ में क्वेश्चन तुम लोगों के कम सही थे, इस बार क्या करो, मैथ का थोड़ा सा देखो कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे हो रही है, उससे अच्छे से करो। ठीक है, देन फिर हम लोग क्या करते हैं, कल अपना स्टार्ट करेंगे इसके आगे का। ठीक है, चलो ठीक है, जाओ, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। सर बाय बाय।